सुबह के 4 बजे होते हैं। बनारस के जो कैंट रेलवे स्टेशन है उस पर एक महिला जिसका नाम तन्वी होता है, वो अपने 2 साल के बेटे परीक्षित को लेकर बैठी होती है। वहीं पर कई बार कोई समोसे वाला आ जाता तो वो बच्चा उसकी तरफ हाथ करने लगता, कई बार पापड़ वाला आ जाता तो वो बच्चा उस पापड़ वाले की तरफ हाथ करने लगता। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। 1-2 ट्रेन भी निकल जाती हैं, लेकिन भीड़ की वजह से ये महिला उस ट्रेन में नहीं चढ़ पाती और यहीं पर बैठी रहती है। सामने एक लड़का और बैठा होता है जिसका नाम अंश होता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। ये पूरा वाकया वो देख रहा होता है। दोस्तों, देखते देखते उसके मन में कुछ ऐसा आता है कि पता नहीं ये महिला किस तरह से परेशान है, इसका बच्चा किस तरह से परेशान है। ये बच्चा हाथ करता है कुछ खाने के लिए, लेकिन इसकी मम्मी इसको दिलाती नहीं और इसे चुपचाप अपनी सीने से लगा लेती है। अब यहाँ पर अंश को कुछ अटपटा सा लगता है। अंश जो पापड़ बेचने वाला होता है उससे एक पापड़ लेता है और पापड़ लेकर इस महिला और इस बच्चे के पास पहुँच जाता है और इस बच्चे परीक्षित को हाथ में वो पापड़ देने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ कहने लगती है कि आप कौन हो और इस तरह से मेरे बेटे को क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर अंश कहने लगता है कि मैं अजनबी दोस्त हूँ, मैं यहाँ पर काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आपका बच्चा बार बार हाथ कर रहा है, लेकिन आपके पास क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता, और यहाँ पर आपके बच्चे की परेशानी देखकर मैं बस इसे खाने के लिए कुछ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि इसे खाने की ज़रूरत नहीं है, ये भूखा नहीं है, मैंने अभी इसको खिलाया है। लेकिन बच्चा जब पापड़ लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बच्चे की खुशी को देखकर यहाँ पर जो महिला होती है तन्वी, वो अपनी आँखों को नीचे की तरफ कर लेती है और फिर ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। जो यहाँ पर अंश होता है वो तन्वी से पूछने लगता है कि आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास जर्नल का टिकट है, सारी की सारी ट्रेनें भर भर कर जा रही हैं, मैं किसी भी ट्रेन में चढ़ नहीं पाती। अब यहाँ पर जो अंश होता है वो कहने लगता है कोई बात नहीं, मेरे पास एसी का टिकट है, आप मेरे साथ चलिए, जो अगली ट्रेन आने वाली है वो मेरी ही ट्रेन है, आप लोग उसमें बैठ जाना, मैं टीटी से बात कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर तन्वी कहती है कि आप ऐसा क्यों करोगे। तो यहाँ पर अंश कहता है कि इंसानियत के नाते से मैं ये सब करना चाहता हूँ। दोस्तों, तन्वी जब यहाँ पर इस तरह का वाक्य सुनती है तो उसे लगता है कि वाकई में ही ये तेरा साथ देना चाहता है। अब वो करे तो क्या करे, उसकी मजबूरी थी, ट्रेन में जगह नहीं थी, वो कहीं पर बैठकर जा नहीं सकती थी। तो अब यहाँ पर वो अंश के साथ चलने लगती है और एक रिजर्वेशन के डिब्बे के अंदर चढ़ जाती है। दोस्तों, जब पहली बार उस डिब्बे में वो बैठती है तो उसे बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। वो कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो यहाँ पर अंश उससे कहने लगता है कि हाँ हाँ, ये एसी का डब्बा है, इसमें ऐसे ही ठंड होती है। उसके बाद अंश यहाँ पर उस तन्वी से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम इतनी सुबह सुबह इस छोटे से बच्चे को लेकर दिल्ली क्यों जा रही हो। जब आराम से वो लोग बैठ जाते हैं तो आराम से बातचीत होने लगती है। तो तन्वी यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। वो कहती है कि आज से 2.5 साल पहले मेरी शादी होती है, मेरे पति का नाम सुरेश होता है और सुरेश दिल्ली में एक कंपनी में जॉब किया करता। लेकिन एक दिन जब वो घर की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में एक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में वो इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं और हमें यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो मेरे सास ससुर होते हैं वो मुझे अपनाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे बेटे को खा गई, इसे हम अपने घर पर नहीं रखेंगे, ना ही इसे अपनी किसी प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन मेरी एक सहेली होती है, वो मुझसे कहती है कि तेरे पति का जो प्रोविजनल फंड है वो पीएफ वो जमा हो रखा होगा, वो तेरे नाम होगा, वो तुझे मिल जाएगा, उससे तेरे बेटे का गुजारा चल जाएगा, तेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाएगी। तू ऐसा कर, उस प्रोविजनल फंड को लेने के लिए दिल्ली चली जा और वहीं से तू उस प्रोविजनल फ़ंड को निकलवा लेना। दोस्तों, यहाँ पर जो तन्वी होती है वो कहने लगती है कि मैं इस सब के लिए अब प्रोविजनल फ़ंड को निकलवाने के लिए दिल्ली जा रही हूँ। वो एक पर्ची भी दिखाती है कि ये एड्रेस लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर अंश कहता है कोई बात नहीं, ये तो सुबह निकल जाएगा। धीरे धीरे सफ़र कटने लगता है, रात का सफ़र होता है, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा बाहर की तरफ दिखाई देता है, अंदर तो लाइटिंग होती है। दोस्तों, अब सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर अंश कहने लगता है कि आपने कुछ खाया भी नहीं होगा, भूख लग रही होगी।
यहाँ पर जो परीक्षित होता है वो तो सो जाता है, क्योंकि ठंडी ठंडी उसे हवा लग रही थी, तो बच्चा तो पापड़ खाकर ही सो गया था। अब यहाँ पर जो उसकी मम्मी होती है तन्वी, वो कहती है कि नहीं नहीं साहब, आप इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर अंश कहता है कि फिर वही बात आ गई, आप मदद क्यों कर रहे हो यार, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, मैं इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहा हूँ। यहाँ पर तन्वी भी कुछ नहीं बोलती और फिर यहाँ पर जो अंश होता है दाल चावल आलू की सब्ज़ी और रोटी सारी चीज़ें बाहर निकाल लेता है और उसमें से ये दोनों बैठकर खाने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके सफ़र कटने लगता है। अगली सुबह आ जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतर जाते हैं। अब यहाँ पर अंश इनका बैग लेकर नीचे की तरफ उतरता है। इधर जो तन्वी का बेटा होता है परीक्षित, उसे भी गोद में उठा लेता है। अब यहाँ पर तन्वी फिर परेशान सी होने लगती है कि अब यहाँ से सुबह सुबह इतनी मैं कहाँ जाऊँ, उस ऑफिस में भी जाऊँगी तो वो ऑफिस भी अभी यहाँ पर नहीं खुला होगा। तो यहाँ पर जो अंश होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चल सकती हो, वहाँ पर आराम कर सकती हो और उसके बाद हम दोनों उस कंपनी में चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर अब तन्वी ना चाहकर भी इस अंश पर विश्वास करने लगती है और इसके साथ उस फ्लैट में चली जाती है। दोस्तों जब फ्लैट खोलकर देखा जाता है तो फ्लैट ठीक ठाक होता है, लेकिन जो उसके कपड़े वगैरह होते हैं, बेड पर तकिया वगैरह या सामान इधर उधर अस्त व्यस्त फैला हुआ होता है। तो यहाँ पर अंश कहने लगता है कि मैं बस नहा कर आता हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो, बेटे को भी सुला दो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जब अंश नहाने के लिए चला जाता है, जो तन्वी होती है उस कमरे की साफ़ सफाई कर देती है, उसका सामान जो इधर उधर पड़ा हुआ था उसे एज इट इज रख देती है। और जब अंश बाहर आकर देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो कहने लगता है कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद कर लेता। लेकिन यहाँ पर जो तन्वी है वो कहती है कि एक महिला का फ़र्ज़ होता है, अगर घर में सामान इधर उधर फैला पड़ा है तो उसे समझाने का फ़र्ज़ एक महिला का ही होता है। दोस्तों उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेट जाते हैं और सुबह के 10 बज जाते हैं, धूप निकल कर ऊपर चढ़ने लगती है। फिर यहाँ पर अंश तन्वी से कहता है कि आप उठ जाइए, अब हमें आपकी जो पति की कंपनी है उसमें जाना है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो तन्वी है वो तैयार होने लगती है और तैयार होने के बाद अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाती है। इधर जो अंश होता है पहले ही एक टैक्सी बुला लेता है और टैक्सी बुलाकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। जो यहाँ के मैनेजर होते हैं घोष, उससे जाकर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर घोष को बताया जाता है कि इनके पति हैं मिस्टर सुरेश, उनकी कुछ दिन पहले मौत हो चुकी है और उनका जो प्रोविजनल फंड है वो इन्हें चाहिए, उसको निकलवाने में हमारी सहायता करो। दोस्तों यहाँ पर जो मैनेजर घोष होते हैं वो कहने लगते हैं कि उसमें तो नॉमिनी उन्होंने अपने पापा को बनाया हुआ है, आपका तो उसमें कोई हिस्सा ही नहीं है, उसमें 100% पापा को नॉमिनी बनाया है, तो आप यहाँ पर कैसे पैसा ले सकती हो। दोस्तों अब यहाँ पर जो महिला होती है तन्वी, वो बहुत ही तेज़ी के साथ फुट फुट कर रोने लगती है कि मैंने तो यही उम्मीद लगा कर रखी थी कि कुछ पैसा हमें मिल जाएगा, उससे मैं अपने बेटे का गुजारा करूँगी, इसकी पढ़ाई लिखाई आगे करवा दूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर भी ये सब होने वाला है। विधाता मुझे तूने जिंदा ही क्यों छोड़ा, मुझे तू मार देता तो ही अच्छा होता। यहाँ पर अंश उसके कंधे पर हाथ रखता है और तन्वी से कहने लगता है कि तुम्हें इस सब तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्ती का फ़र्ज़ कुछ मुझे भी निभाने दो, आप टेंशन ना करो। चलिए मैं बात करता हूँ, आपके पापा से बात करता हूँ, वो आएंगे तो उनसे कुछ पैसा वगैरह ले लिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही रात होती है, रात को ये खाना वीना खाकर सो जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है, जो पहला फ़ोन होता है वो मैनेजर घोष का होता है और मैनेजर घोष यहाँ पर यही कहते हैं कि जो आपके ससुर हैं वो सारा पैसा यहाँ से निकाल कर ले जा चुके हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो तन्वी होती है वो और भी तेज़ी के साथ रोने लगती है, लेकिन तन्वी को यहाँ पर अंश कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, अपने ससुर को फ़ोन मिलाओ। फिर वो अपने ससुर को फ़ोन मिलाती है तो सामने से जो जवाब आता है उसे सुनकर वो बिल्कुल सन्न सी हो जाती है कि पता नहीं तेरा जीवन कैसे चलेगा। दोस्तों सामने से यही जवाब आता है कि तूने हमारे बेटे को खा लिया, अब हम अपने बेटे की कमाई तुझे दे दें, ऐसा हो ही नहीं सकता, तू हमारी तरफ से भीख मांग, कुछ भी कर, हम तुझे कोई भी पैसा नहीं देंगे, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब यहाँ पर तन्वी और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ रोने लगती है। अंश जब ये देखता है तो तन्वी को अपने
सहारे खड़ा करता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तन्वी, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तेरा मन करे तू जब तक यहाँ रह सकती है, तेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी मैं देखूँगा, तुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब तन्वी ऐसा सुनती है तो तन्वी को एक बार बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, अब जो अंश होता है वो अपनी कंपनी जाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो तन्वी होती है घर का कामकाज किया करती, उसके लिए खाना बनाया करती, उसके कपड़े साफ़ किया करती। एक दिन का वाक़या होता है जब अंश रात को अपनी कंपनी से थोड़ा सा लेट आता है तो सामने जो तन्वी होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, शायद वो ठंडा हो गया लेकिन खाना ज़रूर, क्योंकि मैंने उसे आज दिल से बनाया है। तो यहाँ पर अंश कहने लगता है कि जो चीज़ दिल से बनती है वो कभी भी ठंडी नहीं पड़ सकती, वो हमेशा ही गर्म रहेगी। दोस्तों, ये सब कहकर दोनों मुस्कुराते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अगली सुबह आती है, जो तन्वी होती है वो यहाँ पर अंश से कहने लगती है कि अब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अंश भी एक बार के लिए टूट सा जाता है, उसके मानो मुख में शब्द ही सूख गए हों, वो कुछ कह ही नहीं पाता, वो चुपचाप से बैठ जाता है। और फिर यहाँ पर जो तन्वी होती है वो कहने लगती है कि लोग बाग भी यहाँ पर हमारे रिश्ते को अवैध ठहराने लगे हैं, अब मैं यहाँ ज़्यादा दिन ठहर कर करूँगी तो क्या करूँगी, क्योंकि लोग बाग यहाँ पर कहने लगे हैं कि ये लड़का इस औरत को एक रखेल की तरह से यहाँ पर रखता है। दोस्तों, यहाँ पर जो अंश होता है उसके मन में भी कई सारे भाव होते हैं, क्योंकि जो रात को उनकी बात हुई थी उन भावों से ही यहाँ पर अंश के भाव और भी ज़्यादा जागृत होने लगते। पहले तो इसकी वो मदद कर रहा था लेकिन अब इसके दिल में भी प्यार जागने लगता है। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, जैसे ही यहाँ पर तन्वी जाने के लिए कहती है तो अंश यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, तन्वी जब ये वाक्य सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पहली बार अंश के वो गले लग जाती है। दोस्तों, जब ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं तो इनका जो छोटा सा बच्चा होता है वो ताली बजाने लगता है और कहने लगता है कि मम्मी बहुत ही अच्छी लग रही हो। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों नज़दीकी मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जब अंश अपने घर वालों को बताता है कि इस तरह से एक महिला मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली, उसका एक बच्चा भी है, उसके साथ मैंने शादी कर ली, लेकिन उसके जीवन में बहुत ही गलत हुआ है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन घर वाले उससे कहते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तेरे लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी है जो तू इस तरह की विधवा औरत से शादी कर रहा है। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि आपके लिए वो विधवा हो सकती है लेकिन मेरे लिए वो मेरा प्यार है, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, उसके साथ ही अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, कुछ दिन तक तो अंश के घर वाले भी अंश से नाराज़ रहते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद घर वाले भी यहाँ पर समझ जाते हैं कि बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। वो फिर अपने बेटे को अपना लेते हैं, कहते हैं कि बेटा बहू को लेकर घर आ जा और हमारे पोते को भी साथ में लिया। दोस्तों, जब घर वाले यहाँ पर अंश की पत्नी और उसके बेटे को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, उस दिन के बाद से इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगता है मानो इनके जीवन में सारी खुशियाँ आ चुकी हैं। दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा जरूर होता है। यहाँ पर भी ये औरत इस तरह से टूट चुकी थी क्योंकि इसके पति के मरने के बाद इसके सास ससुर ने इसको छोड़ दिया था और इसके घर वाले भी इसका इतना साथ नहीं दे रहे थे। फिर यहाँ पर भगवान ने इसके लिए अंश को भेजा और अंश आज इसके जीवन में इतनी खुशियाँ भर देता है कि इन्हें पिछले दुख का कोई भाव ही दिखाई नहीं देता, अनुभूति ही नहीं होती कि इसके जीवन में कभी दुख भी हुआ होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक प्यार भरी छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानी हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।